नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जो बुक है उसमें हिंदी साहित्य का इतिहास में जो दिया गया है उसमें से एक प्रश्न हमेशा पूछा जाता है। आप चाहे टीजीटी हिंदी पढ़ रहे हो, पीजीटी हिंदी पढ़ रहे हो या फिर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए तैयारी कर रहे हो, यूजीसी नेट के लिए तैयारी कर रहे हो, यह किताब सभी के लिए बहुत आवश्यक है। जैसे धर्म में गीता का महत्व है, वैसे ही हिंदी साहित्य का हिंदी विद्यार्थियों के लिए हिंदी साहित्य में आचार्य रामचंद्र शुक्ल की इस किताब हिंदी साहित्य के इतिहास का महत्व है। हम इस पूरी किताब को लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे, एक एक इसके टॉपिक को हम अच्छे से समझेंगे और हम शुरू करते हैं। आगे पूरा कंप्लीट पूरी बुक को हम इसको लाइन वाइज लाइन पढ़ेंगे, तो आप साथ में बने रहिए और यह किताब ज़रूर से ज़रूर आपके पास हो। देखिए ऑनलाइन भी है, 500-600 रुपए की किताब मिल रही है, लेकिन 200 के आसपास यह किताब आ जाती है अगर आप लोकल मार्केट से खरीदते हो। ऑनलाइन भी 200 और 250 के बीच में मिल जाएगी। तो थोड़ा सर्च कीजिए और हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना शुरू करते हैं। पहले आज की इस वीडियो में हम सिर्फ भूमिका पढ़ेंगे। 2 भूमिका है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, एक पहले संस्करण की भूमिका है, दूसरी संशोधित भूमिका है दूसरे संस्करण की। तो शुरू करते हैं। प्रथम संस्करण का वक्तव्य। हिंदी के कवियों का एक वृत्त संग्रह है। शिव सिंह सेंगर ने 1800, यहाँ ये 33 मिस्टेक हुई है, यहाँ 83 आएगा, 1883 ये ठीक कर लीजिएगा। 1883 ईस्वी में प्रस्तुत किया था। उसके पीछे सन 1889 में डॉक्टर अबसर ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान 1883 में आया था। शिव सेंगर ने जो प्रस्तुत किया था अपना वृत्त संग्रह, कवियों का वृत्त संग्रह, वो आया था और 1889 में आया था। 1883 में ये आया था। 1883 में शिव सेंगर सिंह ने लिखा था जो कवियों का वृत्त, और 1889 में आया था ग्रियर्सन का। किसका आया था? ग्रियर्सन का। आप ध्यान से देखें, ये यहाँ नोट्स भी बनाते रहे आप। 1883 में शिव सिंह सेंगर का और 1889 में ग्रियर्सन ने मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ द नॉर्दर्न हिंदुस्तान के नाम से एक वैसा ही बड़ा कवि वृत्त संग्रह निकाला। काशी की नागरी प्रचारणी सभा का ध्यान आरंभ ही में इस बात की ओर गया कि सहस्त्रों हस्तलिखित हिंदी पुस्तकें देश के अनेक भागों में राज पुस्तकालयों लोगों के घरों में अज्ञात पड़ी हैं। अतः सरकार की आर्थिक सहायता से उसे सन 1900 से पुस्तकों की खोज का काम हाथ में लिया। किसने लिया? सन 1900 से किसने यह काम हाथ में लिया? यह लिया नागरी काशी की नागरी प्रचारणी सभा ने। 1900 में पुस्तकों को खोज निकाला ताकि वह हिंदी का इतिहास लिख सके। 1911 तक की खोज में अपनी 8 रिपोर्टों में सैकड़ों ज्ञात कवियों और ज्ञात कवियों के अज्ञात ग्रंथों का पता लगाया। 1911 में 11 साल लगे। 11 साल के अंदर उन्होंने 8 रिपोर्टें, काशी की नागरी प्रचारणी सभा ने अपनी 8 रिपोर्टें दी, जिसमें यह पता चला कि कितने अज्ञात कवि और ज्ञात कवि हैं। सन 1913 में फिर 2 साल के बाद इस सामग्री का उपयोग करके मिश्र बंधुओं ने, श्रीयुत श्याम बिहारी मिश्र आदि ने अपना बड़ा भारी कवि वृत्त संग्रह मिश्र बंधु विनोद, जिसमें वर्तमान काल के कवियों और लेखकों का भी समावेश किया गया, 3 भागों में प्रकाशित किया। 3 नहीं है, 4 भागों में प्रकाशित हुआ था। तो यहाँ पे उन्होंने कहा है, वो बाद में हुआ था 1934 में। तो ये 3 भागों में मिश्र बंधु विनोद प्रकाशित हुआ। तो यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। अब आगे चलते हैं। इधर जब से विश्वविद्यालयों ने हिंदी की उच्च शिक्षा का विधान हुआ, तब से उसका साहित्य विचार श्रृंखलाबद्ध इतिहास की आवश्यकता का अनुभव छात्र और अध्यापक दोनों कर रहे थे। श्रृंखलाबद्ध इतिहास विश्वविद्यालयों में जब उच्च शिक्षा के लिए पढ़ाई शुरू हुई, तो उसमें वह आवश्यक हो गया कि एक विचार और साहित्य का जो विचार है वो श्रृंखलाबद्ध हो, उसके काल पता चले, कब शुरू होता है, कब उसका अंत होता है, वह सब हमें पता चले।
शिक्षित जनता की जिन जिन प्रवृत्तियों के अनुसार हमारे साहित्य स्वरूप जो जो परिवर्तन होते आए हैं, जिन जिन प्रभावों की प्रेरणा से काव्य धारा की भिन्न भिन्न शाखाएं फूटती रही, उन सब के सम्यक निरूपण तथा उनकी दृष्टि से किए हुए सुसंगत काल विभाग के बिना साहित्य के इतिहास का सच्चा अध्ययन कठिनाई दिखाई पड़ता था। 700-800 वर्षों की संचित ग्रंथ राशि, कितने सालों की ग्रंथ राशि थी? 700-800 सालों की, पर ऐसी निर्दिष्ट सरणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिनके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त उपर्युक्त वृत्तमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्याय में कहाँ तक सहायता पहुंचा सकती थी। सारे रचनाकाल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना और यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकते। पहले जितना साहित्य लिखा गया वह सिर्फ आदि, मध्य, पूर्व आदि कालखंडों में बांट दिया गया, तो उससे रामचंद्र शुक्ल संतुष्ट नहीं है। आगे वो क्या कहते हैं, 5-6 वर्ष हुए छात्रों के उपयोग के लिए मैंने कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे। क्या किए थे? कुछ संक्षिप्त नोट तैयार किए थे बच्चों को पढ़ाने के लिए, जिनमें परिस्थिति के अनुसार शिक्षित जन समूह की बदलती हुई प्रवृत्तियों को लक्ष्य करके हिंदी साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं के निरूपण का एक कच्चा ढांचा खड़ा किया गया। क्या किया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बच्चों को पढ़ाने के लिए कुछ नोट्स तैयार किए थे। क्या तैयार किए थे? कुछ नोट्स तैयार किए थे। उसी के हिसाब से इन्होंने साहित्य के इतिहास के काल विभाग और रचना की भिन्न भिन्न शाखाओं का निरूपण एक कच्चे ढांचे में तैयार कर लिया। हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में भाषा और साहित्य का विकास देना भी स्थिर गया। अतः एक नियत समय के भीतर ही यह इतिहास लिखकर पूरा करना पड़ा। एक कम समय में ही यह इतिहास लिखकर देना पड़ा, क्योंकि यह हिंदी शब्द सागर समाप्त हो जाने पर उसकी भूमिका के रूप में इसको दिया गया था। साहित्य का इतिहास लिखने के लिए जितनी अधिक सामग्री मैं जरूरी समझता था उतनी तो उस अवधि के भीतर इकट्ठी न हो सकी, पर जहाँ तक हो सका आवश्यक उपादान रखकर कार्य पूरा कर लिया गया। इस पुस्तक में जिस पद्धति का अनुसरण किया गया है उसका थोड़े में उल्लेख कर देना आवश्यक जान पड़ता है कि मैंने ये जो हिंदी भाषा का जो साहित्य इतिहास है, ये रामचंद्र शुक्ल ने जो लिखा है, उसमें किन पद्धति का उन्होंने प्रयोग किया है उसका उल्लेख यहाँ पर आपको मिलेगा। अब ये कहते हैं कि पहले काल विभाग को लीजिए। जिस काल विभाग के भीतर किसी विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी वह एक अलग काल माना गया। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कह रहे हैं कि मुझे जिस भी काल के अंदर विशेष ढंग की रचनाओं की प्रचुरता दिखाई पड़ी, मैंने उसको एक अलग काल का नाम दिया और उसका नामकरण उन्हीं रचनाओं के स्वरूप के अनुसार दिया। जैसा स्वरूप था, अगर वह वीर रस की थी तो उसको वीर गाथा काल दिया, अगर वह रीति काल से संबंधित थी, श्रृंगार से ज़्यादा थी, श्रृंगारिक कविताएं ज़्यादा थी, या फिर भक्ति की ज़्यादा एक कविताएं थी तो भक्ति काल दिया। इसी प्रकार काल का निर्दिष्ट सामान्य लक्षण बनाया जा सकता। किसी एक ढंग की रचना की प्रचुरता से अभिप्राय यह है कि दूसरे ढंग की रचनाओं में से चाहे किसी एक ढंग की रचना को ले, वह परिणामों में प्रथम के बराबर न होगी। यह नहीं कि और सब ढंगों की रचनाएं मिलकर भी उनके बराबर न होंगी। जैसे यदि किसी काल में 5 ढंग की रचनाएं 10, 5, 6, 7, 2 के क्रम में मिलती हैं, तो जिस ढंग की रचना की 10 पुस्तकें हैं उसकी प्रचुरता कही जाएगी, यद्यपि शेष और ढंग की सब पुस्तकें मिलकर 20 हैं। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात, पहली बात को ही समझ लेते हैं कि वो क्या कहना चाहते हैं। वो कह रहे हैं कि मान लो 10 किताबें मुझे मिली वीर गाथा का वीर रस से भरी हुई, 5 मुझे भक्ति से मिली हुई, 6 मुझे श्रृंगारिकता से मिली, 7 मुझे कुछ अन्य मिल गई, 2 कुछ अन्य मिल गई। तो
जो ये 10 पुस्तकें हैं इसके हिसाब से ही इस क्योंकि ये वीर रस की 10 पुस्तकें हैं, प्रचुरता में कही जाएंगी। ये अलग अलग 6 7 2 ये अलग हैं। ये कोई 5 मिली है, मान लो भक्ति काल की 5 मिली या रीति काल की 6 मिली, तो उस जो तो इस प्रकार जो 10 जिस ढंग की 10 पुस्तकें मिली उसके हिसाब से ही उन्हें उनका नामकरण किया गया, यानी प्रचुरता जिसकी रही उसी के हिसाब से उस काल का नामकरण हुआ। यह तो हुई पहली बात। दूसरी बात ग्रंथ की प्रसिद्धि, यानी दूसरा काल का विभाजन, काल का नामकरण करने का एक दूसरा तरीका था कि उस समय में ग्रंथ की जो प्रसिद्धि है वो किसकी अधिक रही। ये दूसरी बात थी। दूसरी बात यानी ग्रंथ की प्रसिद्धि किसी काल के भीतर जिस एक ही ढंग के बहुत अधिक ग्रंथ प्रसिद्ध चले हैं उस ढंग के काल में लक्षण के अंतर्गत मानी जाएगी, चाहे दूसरे ढंग के अप्रसिद्ध साधारण कोटि की बहुत सी पुस्तकें भी इधर उधर कोने में पड़ी मिल जाया करें। प्रसिद्धि किसी काल की लोक प्रवृत्ति की प्रतिध्वनि है। सारांश यह है कि इन दोनों बातों को ध्यान में रखकर काल विभागों का नामकरण किया गया है। आगे है अब कि आदिकाल का इन्होंने नाम कैसे रखा, किस आधार पर रखा, वो बताएंगे। कि आदिकाल का नाम मैंने वीर गाथा काल रखा। उक्त काल के भीतर 2 प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, एक अपभ्रंश की, देश भाषा की। अपभ्रंश की पुस्तकों में कई जैनों के धर्म तत्व निरूपण संबंधी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती, जिनका उल्लेख केवल यह दिखाने के लिए किया गया है कि अपभ्रंश भाषा का व्यवहार कब से हो रहा है। क्या कह रहे हैं कि अपभ्रंश के कुछ जैन धर्म से संबंधित कुछ ऐसी रचनाएं थी जो साहित्य की कोटि में नहीं आती, पर उनको फिर भी रखा गया है सिर्फ यह दिखाने के लिए कि जो अपभ्रंश भाषा है उसका व्यवहार कब से कब तक हो रहा है। साहित्य की कोटि में आने वाली रचनाओं में कुछ तो भिन्न भिन्न विषयों पर फुटकल दोहे हैं, जिनके अनुसार उस काल की कोई विशेष प्रवृत्ति निर्धारित नहीं की जा सकती। तो मिलती क्या है? साहित्यिक पुस्तकें केवल 4 हैं, एक विजयपाल रासो, हमीर रासो, कीर्तिलता और कीर्ति पताका। देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें मिलती हैं। साहित्यिक पुस्तकें इनको केवल 4 मिलती हैं और देश भाषा काव्य की 8 पुस्तकें हैं। हुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जय चंद प्रकाश, जय मयंक चंद्रिका, परमाल रासो जो आहला का मूल रूप है, खुसरो की पहेलियां, विद्यापति पदावली। इन 12 पुस्तकों की दृष्टि से आदिकाल का लक्षण निरूपण और नामकरण हो सकता है। इसमें से अंतिम 2 तथा बीसल देव रासो को छोड़कर अंतिम 2 हैं, एक विद्यापति की पदावली, खुसरो की पहेलियां और एक है बीसल देव रासो। इन 3 को छोड़कर बाकी शेष सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं। अतः आदिकाल का नाम वीर गाथा काल ही रखा है। किसने रखा था आदिकाल का वीर गाथा काल नाम? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने रखा था। जिस सामाजिक व राजनीतिक परिस्थिति की प्रेरणा से वीर गाथाओं की प्रवृत्ति रही उनका सम्यक निरूपण पुस्तक में कर दिया गया है। ठीक है जी। आगे वो क्या कह रहे हैं? मिश्र बंधु ने इस आदिकाल के भीतर इतनी पुस्तकों की और नामावली दी है। पहली है भगवत गीता वृद्ध नवकार, दूसरी है वृद्ध नवकार, पहली है भगवत गीता, तीसरी है वर्तमान, चौथी है संवत्सार, पतली, अनन्य योग, जम्बूस्वामी, रामा, रेवतीगिरी रासा, नेमिनाथ चौपई, अवस माला यानी उपदेश माला। इनमें से जो एक है, पीछे एक थी हमारी भगवत गीता। जो भगवत गीता है, अभी मैं यही लिख देती हूँ, जो भगवत गीता है, भगवत गीता वो तो कह रहे हैं कि बहुत पीछे की है, इस समय में वो नहीं लिखी गई। उसकी भाषा से स्पष्ट होता है कि वह बहुत पीछे की है। इसके लिए एक ये दोहा भी देते हैं। क्या कह रहे हैं कि तेहि दिन कथा कीन मन लाई, हरि के नाम गीत चित आई, सुमिरो गुरु गोविंद के पाँव, अगम अपार है जाकर नाव। तो ये भगवत गीता को कह रहे हैं कि बहुत पीछे की है।
जो वीर रस की पुरानी परिपाटी के अनुसार कहीं वर्णों का द्वित्व देखकर ही प्राकृत भाषा और कहीं चौपाई देखकर ही अवधि या बैसवाड़ी समझते हैं, जो भाव को थाट और विचार को फीलिंग कहते हैं, वे यदि उद्धृत पदों को संवत 1000 के क्या संवत 500 के भी बताएं तो कोई आश्चर्य की बात नहीं। पुस्तक के संवत सूचक पंक्ति में गड़बड़ पाठ ही सावधान करने के लिए काफी है। सहस्त्र सो संपूर्ण जाना, सहस्त्र सो संपूर्ण जाना, यानी यहाँ वो ये कह रहे हैं कि जो लोग इन बातों को गलत कहते हैं, कितना ही वो अपने विचार रख ले, कुछ भी कहें, 1000 संवत 1000 को 500 संवत बताएं तो उनके विचारों से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अब वो कह रहे हैं कि अब हम बात कर लेते हैं 2, 7, 9 और 10 की। 2 थी, 2 देखो हमारी क्या थी, ये थी वृद्ध नवकार। वृद्ध नवकार यानी ये जैन मुनियों के बारे में बताई गई है, जैन धर्म के बारे में बताया गया है। वृद्ध नवकार और वृद्ध नवकार जो दूसरे नंबर पर थी, नवकार, ये जैन धर्म की है। और कौन सी है? सातवीं जम्बू स्वामी रामा, जैन धर्म की है। 9वीं है हमारी नेमिनाथ चौपई। जम्बू स्वामी रामा ये भी योग जैन धर्म की पुस्तक है। और 10वीं है अवसमाला, यानी ये 4 किताबें हो गई, एक वृद्ध नवकार, जम्बू स्वामी रामा, नेमिनाथ चौपई और अवसमाला यानी उपदेश माला। ये 4 जैन धर्म के तत्व निरूपण पर हैं और साहित्य कोटि में नहीं आ सकती। ठीक है, अब ये 4 निकल गई, पहले निकल गई तो 5 तो चली गई, अब बची 5। अब 5 में से जो 6 नंबर है यानी जो अनन्य योग है, 6 नंबर जो है वो अनन्य योग है और वो क्या है, योग की पुस्तक है। ये योग से ही पता चल रहा है कि ये योग की पुस्तक है। अब बची कौन सी? अब बची 3, 4, 5 और 8। इसमें से भी ये 3 और 4 को कह रहा है कि ये तो केवल नोटिस मात्र है। क्या है? 3 और 4 क्या है? नोटिस मात्र है। बची 2, कौन सी 2 बची? एक पतली और एक रेवतगिरी रासा। 2 बच गई। अब कौन कौन सी? एक यहाँ पे बचती है हमारी, एक बचती है पतली और एक बचती है रेवतगिरी रासा। ठीक है, तो ये क्या अभी आगे ये बताएगा इनके बारे में, दोनों के बारे में। पतली के बारे में भी इसमें क्या है, एक में तो नंद के जोनार का वर्णन है और दूसरे में गुजरात के रैवत पर्वत का। तो रैवत पर्वत का रैवतगिरी में होगा, पता ही चल रहा है रैवतगिरी रासा के नाम से। और पतली में क्या है, इसमें नंद के जोनार का वर्णन है, नंद के जोनार का वर्णन। अब इन दोनों पुस्तकों के बारे में वह क्या कहता है ये आगे हम देखते हैं। अतः इन पुस्तकों की नामावली से मेरे निश्चय में किसी प्रकार का अंतर नहीं पड़ सकता। अब इन्होंने 8 तो गिना दी कि इनका तो कोई है ही नहीं मतलब। अब ये जो 2 भी बची हैं तो इनके नाम से भी कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यदि ये भिन्न भिन्न प्रकार की 9 पुस्तकें साहित्यिक भी होती तो भी मेरे नामकरण में कोई बाधा नहीं डाल सकती थी, क्योंकि मैंने 9 प्रसिद्ध वीर गाथात्मक पुस्तकों का उल्लेख करके ही आदिकाल को वीर गाथा काल कहा है। यानी मेरे नामकरण में कोई फर्क नहीं पड़ता अगर इनमें से कुछ ऊपर नीचे होता भी। अब आगे चलिए, आगे क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं एक ही काल और एक ही कोटि की रचना के भीतर जहाँ भिन्न भिन्न प्रकार की परंपराएं चली हुई पाई गई, वहाँ अलग अलग शाखाएं करके सामग्री का विभाग किया गया है। जैसे भक्ति काल के भीतर 2 काव्य धाराएं निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई हैं। फिर प्रत्येक धारा की 2-2 शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हुई हैं। निर्गुण धारा की वो क्या कह रहे हैं, अब भक्ति काल को इन्होंने क्या किया है, भक्ति काल को अभी यहाँ हम देख लेते हैं। देखो भक्ति काल को 2 भागों में बांटा इन्होंने। पहले एक निर्गुण, जैसे जैसे इनको धाराएं मिली, और एक था सगुण। अब सगुण को भी 2 में बांट दिया इन्होंने। एक था
ज्ञानाश्री ज्ञानाश्रय जो शाखा थी, और एक थी जो प्रेम मार्गी थी यानी सूफी, और सगुण को भी एक को राम भक्ति में और एक को कृष्ण भक्ति में, ऐसे इन्होंने बांट दिया। ये समझ आ गया होगा आप लोगों को। ध्यान से देखें कि भक्ति काल के भीतर पहले तो दो काव्य धाराएं निर्गुण धारा और सगुण धारा निर्दिष्ट की गई है। फिर प्रत्येक धारा की दो दो शाखाएं स्पष्ट रूप से लक्षित हैं। निर्गुण धारा को ज्ञानाश्रय और प्रेम मार्गी सूफी शाखा, और सगुण धारा की राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, इन धाराओं और शाखाओं में प्रतिष्ठित यूं ही मनमाने ढंग पर नहीं किया गया, उनकी एक दूसरे से अलग करने वाली विशेषताएं अच्छी तरह दिखाई भी गई हैं। साफ कह रहे हैं कि ऐसे कुछ भी नहीं कर दिया गया है, विशेषताओं के आधार पर ही विभाग किए गए हैं, देखते ही ध्यान में आ भी जाएंगी। अब रीतिकाल के बारे में बता रहे हैं। रीतिकाल के भीतर रीतिबद्ध की जो परंपरा चली है उसका उपविभाग करने का कोई संगत आधार मुझे नहीं मिला। रचना के स्वरूप आदि में कोई स्पष्ट भेद निरूपित नहीं किए बिना विभाग कैसे किया जा सकता है। किसी काल विस्तार को लेकर यूं ही पूर्व और उत्तर नाम देकर दो हिस्से कर डालना ऐतिहासिक विभाग नहीं कहला सकता जब तक पूर्व और उत्तर के अलग अलग लक्षण ना बताए जाएंगे। ऐसे ही अपने मन से पूर्व और उत्तर कह दें और उसके अलग अलग लक्षण ना बताएं तो इससे तो कोई बात नहीं बनती। तब तक इस प्रकार के विभाग का कोई अर्थ ही नहीं है। इसी प्रकार थोड़े थोड़े अंतर पर होने वाले कुछ प्रसिद्ध कवियों के नाम पर अनेक काल बांध कर चलना से पहले यह दिखाना आवश्यक है कि प्रत्येक काल प्रवर्तक कवि का यह प्रभाव उसके काल पर होने वाले सब कवियों में सामान्य रूप से पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। विभाग का कोई पुष्ट आधार होना चाहिए। रीतिबद्ध ग्रंथों की बहुत गहरी छानबीन और सूक्ष्म पर्यालोचना करने के बाद पर आगे चलकर शायद विभाग का कोई आधार मिल जाए, पर अभी तक मुझे नहीं मिला है। रीतिकाल के संबंध में दो बातें और करनी है। इस काल के कवियों के परिचयात्मक वृत्त की छानबीन में मैं अधिक नहीं प्रवृत्त हुआ। मैंने ज़्यादा छानबीन नहीं की क्योंकि मेरा उद्देश्य अपने साहित्य के इतिहास का एक पक्का और व्यवस्थित ढांचा खड़ा करना था, ना कि कवि कीर्तन करना। मुझे तो क्या करना था, अपने हिंदी साहित्य का एक मजबूत ढांचा तैयार करना था। कवियों का वर्णन करना मेरा काम नहीं था। अतः कवियों के परिचयात्मक विवरण मैंने प्राय मिश्र बंधु विनोद से जैसे कि तैसे उठा लिए, पर फिर भी वो कह रहा है कि कहीं कुछ कवियों के विवरणों में मैंने थोड़ा बहुत परिवर्तन और परिष्कार भी किया है। जैसे ठाकुर, उन्होंने बता भी दिया कि लगभग तो मैंने वैसे ही उठाए हैं, लेकिन कुछ कवि हैं जिनमें कुछ परिष्कार किया है। वो है ठाकुर, दीनदयाल गिरी, राम सहाय और रसिक गोविंद के विवरण में यदि कुछ कवियों के नाम छूट गए हैं या किसी कवि की किसी मिली हुई पुस्तक का उल्लेख नहीं हुआ है तो इससे मेरी कोई बड़ी उद्देश्य हानि नहीं हुई है। इस काल के भीतर मैंने जितने कवि लिए हैं या जितने ग्रंथों के नाम दिए हैं उतने ही जरूरी से ज़्यादा मालूम हो रहे हैं। ये भी मुझे ज़्यादा लग रहे हैं जितनों के मैंने नाम दे दिए हैं। आगे क्या कहते हैं, रीति काल या किसी काल के कवियों की साहित्यिक विशेषताओं के संबंध में मैंने जो संक्षिप्त विचार प्रकट किए हैं विधिक दर्शन मात्र के लिए हैं। साहित्य की पुस्तक में किसी कवि की पूरी क्या अधूरी आलोचना भी नहीं आ सकती। किसी कवि की आलोचना लिखना होगी तो स्वतंत्र प्रबंध पुस्तक के रूप में लिखूंगा। अगर किसी कवि की आलोचना लिखनी होगी तो कोई दूसरी पुस्तक मैं निकालूंगा। बहुत प्रसिद्ध कवियों के संबंध में थोड़ा विस्तार से लिखना पड़ा है, पर वह भी विशेष प्रवृत्तियों का ही निर्धारण किया है। यह अवश्य है कि उसमें से कुछ प्रवृत्तियां मैंने रसोपयोगी और कुछ को बाधक कहा है। अब आधुनिक काल के बारे में आगे बता रहे हैं। आधुनिक काल में कैसे बांटा है। आधुनिक काल में गद्य का आविर्भाव सबसे प्रधान साहित्यिक घटना है, इसीलिए उसके प्रसार का वर्णन विशेष विस्तार के साथ करना पड़ा। मेरा विचार इस थोड़े से काल के बीच हमारे साहित्य के भीतर जितनी अनेक रूपता का विकास हुआ है उतना आरंभ तक लाकर उनके आगे की प्रवृत्तियों के सामान्य और संक्षिप्त उल्लेख करके ही
छोड़ देने का था, क्योंकि वर्तमान लेखकों और कवियों के संबंध में कुछ लिखना अपने सिर पर एक बड़ा मोल लेना ही है। क्योंकि हम पीछे वालों के बारे में भी लिख सकते हैं जो हमारे साथ नहीं है, लेकिन अपने साथ वालों के बारे में लिखना थोड़ा मुश्किल होता ही है। वर्तमान सहयोगियों तथा उनकी अमूल्य कृतियों का उल्लेख भी थोड़े बहुत विवेचन के साथ डरते डरते कर दिया है। फिर भी हिम्मत जुटाई आचार्य जी ने कि थोड़ा बहुत वर्णन उन्होंने कर ही दिया है। वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न प्रभावशाली लेखकों और कवियों वर्तमान काल के अनेक प्रतिभा संपन्न और प्रभावशाली लेखकों और कवियों के नाम जल्दी से या भूल से छूट गए होंगे। इसके लिए तथा उससे भी अधिक उनकी कृतियों से विशेष रूप से परिचित महानुभावों से क्षमा की प्रार्थना है। जैसे पहले कहा जा चुका है, यह पुस्तक जल्दी में तैयार करनी पड़ी है, इससे इसका रूप जो मैं रखना चाहता था वह भी से पूरा प्राप्त नहीं हो सका। कवियों और लेखकों के नामोल्लेख के अंतर्गत सामान्य लक्षणों और प्रवृत्तियों के वर्णन की ओर ही अधिक ध्यान दिया गया है। अगले संस्करण में इस काल का प्रसार कुछ और अधिक हो सकता है। कहने की आवश्यकता नहीं है कि हिंदी साहित्य का यह इतिहास हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास के नाम से सन 1929 में जनवरी महीने में निकल चुका है। क्या कह रहे हैं कि जो ये हिंदी साहित्य का इतिहास है ना, ये पहले ही हिंदी शब्द सागर की भूमिका में हिंदी साहित्य के विकास के नाम से 1929 के जनवरी महीने में निकल चुका है। ये पहले ही निकल चुका है, लेकिन अब जो निकला है इस अलग पुस्तकाकार में जो आया है, ये अलग पुस्तकाकार संस्करण में बहुत सी बातें बढ़ाई गई हैं। विशेषतः आदि और अंत में अब क्या क्या बातें बढ़ाई गई हैं। आदिकाल के भीतर अपभ्रंश की रचनाएं भी ले ली गई हैं, क्योंकि वे सदा से भाषा काव्य के अंतर्गत ही मानी जाती रही हैं। कवि परंपरा के बीच प्रचलित जनश्रुति कई ऐसी भाषा काव्यों की नाम गिनाती चली आई है जो अपभ्रंश में है, जैसे कुमारपाल चरित और शांगधर कृत हमीर रासो का पता नहीं, पर प्राकृत पिंगल सूत्र उलटते पलटते मुझे हमीर के युद्ध के वर्णन वाले कई बहुत ओजस्वी पद्य छंदों के उदाहरण मिले। मुझे पूर्ण निश्चय हो गया कि ये पद्य शारंगधर के प्रसिद्ध हमीर रासो के ही हैं। आधुनिक काल के अंत में वर्तमान काल की कुछ विशेष प्रवृत्तियों के वर्णन को पल्लवित इसलिए करना पड़ा जिससे उन प्रवृत्तियों के मूल का ठीक ठीक पता केवल हिंदी पढ़ने वालों को भी हो जाए और वे धोखे में न रहकर स्वतंत्र विचार में समर्थ हों। मिश्र बंधुओं के प्रकांड कवि वृत्त मिश्र बंधु विनोद का उल्लेख हो चुका है। मिश्र बंधु विनोद से इन्होंने क्या लिया है वो सब बता चुके हैं। रीति काल के कवियों का परिचय लिखने में मैंने प्रायः उक्त ग्रंथ से ही विवरण लिया है। रीति काल में जो कवि हैं उनका जो परिचय लिखा है वो उन्होंने मिश्र बंधु विनोद से लिखा है। अतः आधुनिक शिष्टता के अनुसार उनके उत्साही और परिश्रमी संकलनकर्ताओं को धन्यवाद देना मैं बहुत जरूरी समझता हूँ। हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी मुझे समय समय पर विशेषतः संदेह के स्थल पर आने पर उल्टनी पड़ी, यानी जब रिसर्च कर रहे थे, जब लिख रहे थे, उसके लिए उन्होंने हिंदी पुस्तकों की खोज की रिपोर्ट भी शामिल की, उसमें वो भी देखी। राय साहब बाबू श्याम सुंदर दास बीए की, ये नाम ध्यान रखें, श्याम सुंदर दास की है। हिंदी कोविद रत्नमाला शिष्योत पंडित रतन राम नरेश त्रिपाठी की है कविता कौमुदी, तथा श्री वियोगी हरि जी की है ब्रज माधुरी सार से भी बहुत कुछ सामग्री मिली है। अतः उक्त तीनों महानुभावों के प्रति मैं अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ। आधुनिक काल के प्रारंभिक प्रकरण लिखते समय, अब ये जो आधुनिक काल के प्रकरण लिखते समय उनकी सहायता किसने की, कठिनता का सामना करना पड़ा, उसमें मेरे बड़े पुराने मित्र केदारनाथ पाठक काम आए, पर न आज तक मैंने उन्हें किसी बात के लिए धन्यवाद दिया है, न अब देने की हिम्मत कर सकता हूँ। धन्यवाद को आजकल वे बदमाशी समझते हैं। इस कार्य में मुझसे जो भूलें हुई हैं उनके सुधार की, जो त्रुटियां रह गई हैं उनकी पूर्ति की, और जो अपराध बन पड़े उनकी क्षमा की
पूरी आशा करके ही मैं अपने श्रम से कुछ संतोष लाभ कर सकता हूँ। रामचंद्र शुक्ल, काशी, 1986 में इन्होंने ये भूमिका लिखी थी। आगे देख लेते हैं इनकी जो संशोधित भूमिका है। संशोधित और प्रवर्तित संस्करण के संबंध में दो बातें इन्होंने बोली हैं। क्या बोली हैं कि कई संस्करणों के उपरांत इस पुस्तक के परिमार्जन का पहला अवसर मिला। इसमें कुछ आवश्यक संशोधन के अतिरिक्त बहुत सी बातें बढ़ानी पड़ी। इसमें इन्होंने कुछ और बातें बढ़ाई हैं। क्या क्या बढ़ाया है इसमें? आदिकाल के भीतर वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगी की परंपराओं का कुछ विस्तार के साथ वर्णन यह दिखाने के लिए करना पड़ा कि कबीर द्वारा परिवर्तित निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए किस प्रकार उन्होंने पहले से ही रास्ता तैयार कर दिया था। किसने किया था? कबीर के निर्गुण संत मत के प्रचार के लिए सिद्धों और योगियों ने, वज्रयानी सिद्धों और नाथपंथी योगियों ने कबीर जी के लिए रास्ते का निर्माण कर दिया था। दूसरा उद्देश्य यह स्पष्ट करने का भी था कि सिद्धों और योगियों की रचनाएं साहित्य कोटि में नहीं आती और योग धारा काव्य का साहित्य कोई नई धारा नहीं मानी जा सकती। जो योग धारा का काव्य है उसको कोई नई धारा हम नहीं कह सकते। भक्ति काल के अंतर्गत स्वामी रामानंद और नामदेव का विशेष रूप से विचार किया गया है, क्योंकि उनके संबंध में अनेक प्रकार की बातें प्रचलित हैं। इसलिए उनके संबंध में अनेक बातें प्रचलित हैं, इसीलिए भक्ति काल में स्वामी रामानंद और नामदेव का नाम जोड़ा गया है। रीति काल के सामान्य परिचय में हिंदी के अलंकार ग्रंथों की परंपरा के उद्गम और विकास को भी कुछ विस्तार के साथ दिखाया गया। किसमें? सामान्य परिचय में अलंकार ग्रंथों के, रीति काल के सामान्य परिचय में अलंकार ग्रंथों को दिखाया गया। घनानंद आदि कुछ मुख्य कवियों की आलोचनात्मक परिचय भी विशेष रूप से मिलेगा। ये इन्होंने और साथ में इसके जोड़ दिया। और क्या जोड़ा? आधुनिक काल में जोड़ा है इन्होंने। आधुनिक काल के भीतर खड़ी बोली का गद्य का विकास, इधर तो कुछ सामग्री मिली है, विकास उसकी दृष्टि से एक नए रूप में सामने लाया गया है। हिंदी के मार्ग में जो जो विलक्षण बाधाएं पड़ी हैं उनका भी सविस्तार उल्लेख है। पिछले संस्करणों में वर्तमान अर्थात आजकल चलते हुए साहित्य के मुख्य प्रवृत्तियों का संकेत मात्र करके छोड़ दिया गया था, पर इस संस्करण में समसामयिक साहित्य का अब तक का आलोचनात्मक विवरण दे दिया गया है, जिससे आज तक के साहित्य की गतिविधि का पूरा परिचय प्राप्त होगा। आशा है इस संशोधित प्रवर्तित रूप से यह इतिहास विशेष उपयोगी सिद्ध होगा। यह जो इतिहास लिखा है उन्होंने, यह इतिहास के रूप में विशेष उपयोगी होगा समझने में कि हिंदी साहित्य का इतिहास क्या है, उसको समझने में विशेष उपयोगी होगा। रामचंद्र शुक्ल और ये लिखी 1997 में, पहले 1986 में लिखी थी और अब ये 1997 में इन्होंने लिखी है। तो ये आज का वीडियो था। अगला काल विभाजन मैं अगले वीडियो में लेकर आऊँगी। तब तक आप बने रहिए हमारे चैनल के साथ, और अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और जुड़िए हमारे इस चैनल के साथ अगली ऐसी ही वीडियो प्राप्त करने के लिए। धन्यवाद।